लड्डू भोग, लड्डू भोग मूसक सवारी, चलिए कर दे इनकी जय जयकारी। जैसा हम जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले गणेश वंदना आरंभ करना चाहिए, और मैं इनके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शारदा लखोटिया जी से आमंत्रित करती हूँ, वे आएं और गणेश वंदना करें। आप इतना सुंदर बोले हो शिखा जी, तो आप ही कर लेते। अरे कोई जरूरी नहीं है। आपके आपके मुंह से होगा दीदी, हम बहुत अच्छा नहीं, रहेगा। चलो जूम सभागार में सभी उपस्थित सभी को राधे राधे। सब राधे राधे दीदी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे। धन्यवाद शारदा जी, आपकी बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज में गणेश वंदना से हमारा मन भाव विभोर हो गया है। अब मैं हमारी सखी आंचल चोटिया जी से निवेदन करूंगी कि वे जूम सभागृह के मंच पर आए और राष्ट्रीय प्रार्थना प्रस्तुत करें। आंचल जी। आंचल जी। जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। मैं आंचल चोटिया मंचिरियल तेलंगाना से इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल 4th ग्रुप की हेड मेंटर हूँ। सभी बड़ों को यहाँ पर प्रणाम और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। चलिए हम राष्ट्रीय प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मुश्किलें पड़े जो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आंचल जी, धन्यवाद। वाकई में नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। अब मैं स्वागत भाषण के लिए मेरी सखी रूपल जी से निवेदन करूंगी, वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। रूपल जी। जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ आ रही है। सभी को राधे राधे। आए हैं वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको छूने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। मैं रूपल नागरिया इम्यूनिटी बूस्टर ग्रुप 3 की हेड मेंटोर हूँ और मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है, हर आस पूरी होती है।
हमारी आज की अतिथि श्रीमती किरण लड्ढा जी का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा श्रीमती श्वेता जी टिबड़ेवाल जी को। हम श्वेता जी को हमारे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है सम्मेलन की। वह पूरे सम्मेलन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है उन्होंने। तो मैं श्वेता जी को आमंत्रित करूंगी कि वे किरण जी का हमसे परिचय करवाए। श्वेता जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। श्वेता जी को अनम्यूट कर दीजिए। बबीता जी। हाँ, कर लूं भाभी। भाभी सुशीला भाभी, आप ही होस्ट हैं, आप उनको को होस्ट बना दीजिए। श्वेता जी दिखाई तो नहीं दे रही है मुझे। हाँ, कर दिया मैंने। सभी को मेरा मुझे जिनका परिचय देने को कहा गया वो छोटी उम्र और इतनी ज्यादा उपलब्धियों की शख्सियत है। श्रीमती किरण लड्ढा जी का मैं स्वागत करती हूँ। इनका जन्म 1966 में कुचामन सिटी राजस्थान में हुआ और ये मूलतः नागौर जिला के नावा सिटी की निवासी हैं। इनकी पढ़ाई स्नातक तक हुई। ये 20 वर्ष से सक्रिय रूप से सेवा कार्यों में लगी हुई हैं। महेश्वरी समाज अनुष्ठानों, प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक हटाओ, कच्ची बस्ती से जुड़े अनेक सेवा। ये अभी उपाध्यक्ष है महेश्वरी महिला समाज वेस्ट दिल्ली लायंस क्लब में और ये अभी भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री भी हैं। ये कार्यकारिणी सदस्य हैं ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन महिला समिति दिल्ली, महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर, नव ज्योति फाउंडेशन, श्री मंदिर सभा मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली की और ये सेवा मंडल दिल्ली के संरक्षक भी हैं और इन्हें सम्मान मिला है बेस्ट जोनल प्रेसिडेंट, वैश्व गौरव अवार्ड ऑफ अर्थ। इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महिला समिति में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बहुत गुणी व्यक्तित्व का हमसे परिचय कराया। अब मैं हमारी अतिथि श्रीमती किरण लड्ढा जी से अनुरोध करूंगी वे अपनी प्रेरणा स्रोत वाणी से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद शिखा जी, श्वेता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? आ रही है किरण जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को सादर वंदन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सम्माननीय सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला पदाधिकारी बहनें और आज इस वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं और बहुत प्रफुल्लित हैं। वो उनके चेहरे इतने खिले हुए हैं अपनी आंटीज के साथ में जो उनकी टीचर्स हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सबका लिखा हुआ भी आ रहा है राधे राधे मैम, राधे राधे। तो निश्चित रूप से आपके संरक्षण में बच्चे पल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और बहुत प्रफुल्लित बच्चे हैं। सभी को मेरा सादर वंदन। आज पर्यावरण दिवस और हमें इसी के ऊपर सारी चर्चा करनी है। सबसे पहले तो बच्चों हम जानेंगे कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, ये हम सब सुन रहे हैं, लेकिन इसका क्या शाब्दिक अर्थ है और क्या है पर्यावरण?
हमें ये तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो पर्यावरण, इसमें दो शब्द है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण, जो एक आवरण हमारे ऊपर, हमारे चारों तरफ होता है, कवरिंग होती है, जो एक कवरिंग लिए हुए जो स्पेस है हमारे चारों ओर, वो पर्यावरण। और उसी पर्यावरण से हम अपने जीवन के 3 मुख्य आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ऑक्सीजन, प्राणवायु। उसके बिना तो हम 4-5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाते। हार्डली 2-4 मिनट तो हम जैसे तैसे खींच लेते हैं, उसके बाद तो सबकी सांस फूलने लगती है। और अभी कोरोना काल में हमने देख भी लिया कि ऑक्सीजन की कमी से क्या हाल होता है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे अपने कितने हमसे दूर चले गए हैं, कितने हमारे अपने नियर डियर को हमने खो दिया है। पहले तो प्राणवायु, दूसरा जल। जल के बिना हम नहीं रह सकते, थोड़ा समय भले ही रह लें, लेकिन उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। और उसके बाद भोजन, हम एक दिन भोजन के बिना निकाल सकते हैं, 2 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो भोजन के बिना भी हम मर जाएंगे। तो ये तीनों ही चीजें हमें कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से। और उसी पर्यावरण को हम बिगाड़ रहे हैं। तो सोचिए, यदि हमने उसी पर्यावरण को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, दूषित कर दिया, तो ये हमारे जो जीवन के 3 आधार स्तंभ हैं, हमें कहाँ से मिलेंगे? कैसे हम आगे जीवित रह पाएंगे? कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां फलेगी फूलेगी? क्योंकि हम तो इसको सारा खराब कर रहे हैं, सारा पॉल्यूटेड कर रहे हैं इसको। अब आज हमें यही सीखना है। आज तो खाली चिंतन और मनन करना है, सीखना है। उसके बाद एक्शन में तो आप कल से आएंगे कि हमें करना क्या है। तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को साफ करने के लिए, हमारे अपने जीवन के आधार स्तंभ को, आधार के जो मुख्य तत्व हैं, उन्हें बचाने के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करना तो पड़ेगा ही, और ये हमारा परम कर्तव्य है। और इसके लिए जिम्मेदार जो जो चीजें हैं, उनमें से आज हम 2 मुख्य विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गाय। गाय हमारे देश में आज से नहीं, लाखों वर्षों से, हमारे वेदों में ये विवरण है कि जहां गाय होती है, जहां गाय विचरती है, यानी चलती है, चरती है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा समृद्धि रहती है। वहां कभी कोई बीमारी नहीं होती, हमेशा आरोग्यता रहती है। और ये हमारे वेदों में वर्णित है। तो वेदों में वर्णित है, इट मीन्स ये लाखों वर्षों पुरानी बात है, लाखों साल पहले हमारे वेद लिखे गए हैं। तो हमारे देश में, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में तो लाखों सालों से गौ पालन का विधान है। हमारी बहुत सनातनी परंपरा में बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। ये हमारी बहुत समृद्ध परंपरा रही है गौ पालन। और उसके बाद में हमने भगवान श्री कृष्ण के साथ हर लीला में गाय को देखा है। उन्होंने गौ का पालन किया था, तभी तो उनका नाम गोपाल हुआ। और उन्होंने गाय का दूध भी पिया, माखन भी खाया, दही की मटकी भी फोड़ी, सब चीजें आप लोगों ने सुनी हुई है ना। तो अब बताइए, एक चीज यहाँ और बताइए, गाय के बारे में इतना हम सुने हुए हैं, इतनी बातें तो हमें पता है। गाय के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या अभी आप मुझे चेक करके बता सकते हैं गाय के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है? कोशिश कीजिए लिखने की। गाय के साथ एक बहुत कॉमन शब्द जुड़ा होता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों ने इतनी जल्दी लिखना शुरू किया। माता, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। गाय के साथ माता शब्द जुड़ा होता है। और हम सब देखते हैं कि विश्व भर में, पूरी दुनिया में किसी भी जानवर के साथ माता या पिता शब्द नहीं जुड़ा होता है। अकेली सिर्फ गाय के साथ ही माता शब्द जुड़ा है। आप जानते हैं माता का क्या मतलब है? वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे सबके पास हमारी मम्मी है। तो माता का होना यानी कितनी बड़ी ड्यूटी वो हमारे लिए निभाती है। जैसे हमारी मम्मी, हमारी मदर, हमारी माँ हमारे लिए ड्यूटी निभाती है, हमारा सारा काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, हमारा दिन भर ध्यान रखती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल करती है, हमारे लिए सारी चीजें दिन भर से सुबह से शाम तक जुटाती रहती है, इतने सारे काम करती है। यानी कितनी बड़ी ड्यूटी माता निभाती है, तब उसको माँ कहा जाता है। और गाय को माता कहा जाता है
तो अब हमें यही जानना है कि गौ माता कैसे माता हो गई, गाय कैसे माता हो गई, वो क्या करती है हमारे लिए ताकि उसको माता कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व को यदि गौपालन की देन है, गौपालन सिखाया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से शुरू हुआ है। सबसे पहले गौपालन पूरे विश्व को हमारे देश की सनातनी परंपरा से पता चला, और आज विडंबना यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गाय काटी जाती है। तो आइए पहले तो हम गाय के गुणों को जानते हैं कि गौ माता को माता क्यों कहा जाता है। मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनिएगा। एक बालक होता है 12-13 साल का, उसका परिवार गांव की किसी शादी में जाता है। उसका मन नहीं होता कि मैं उस शादी में जाऊं, और वो चला तो जाता है, लेकिन उसका उस शादी में जाने का मन नहीं होता है, और वो जंगल की तरफ निकल जाता है कि मैं तो घूम के आता हूँ, जब गांव आया हूँ तो कुछ घूम के आता हूँ मैं। और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां जाके सुबह का समय होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और वो देखता है कुछ एक जंगल में गायें भी चल रही है, और वो जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वहां का आनंद ले रहा होता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, एक बहुत सुंदर चमचमाती सी लग्जरी गाड़ी आती है, उसमें से एक आदमी निकलता है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सूटेड बूटेड बिल्कुल, वो अपने वस्त्रों से ही लगता है कि बहुत अमीर आदमी है। वो आता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, उसके हाथ में एक थैली होती है। वो आकर कहता है आओ आओ आओ, इस तरह आवाज लगाता है। उस जंगल में जितनी गायें होती है वो सब उसके पास आ जाती है, और वो उनको गुड़ खिलाता है। उस थैली में उसके पास गुड़ होता है, सबको गुड़ खिलाता है। गायें बड़े प्रेम से गुड़ खाती है और चली जाती है। उसके बाद वहां जो कुछ टुकड़े गिर जाते हैं, उस जगह जहाँ गायों ने गुड़ खाया, छोटे छोटे टुकड़े उनके जो जूठन था वो गिर गया। आदमी ने वो उनमें से टुकड़े उठाए, अपने मुंह में डाले, बड़े प्रेम से खाया, और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो लड़का देख रहा था कि गायों को गुड़ खिलाया, वहां तक तो ठीक था, इन सज्जन ने ये सारे गुड़ के टुकड़े खुद क्यों खाए हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जब जैसे गाड़ी में बैठने लगे, वो दौड़ के गया उनके पास कि श्रीमान, मैंने आपको देखा कि आपने गायों को गुड़ खिलाया, वहां तक तो ठीक था, आपने उनके जूठे टुकड़े, आप तो बहुत अमीर लगते हो, और आपने वो जूठे टुकड़े खुद खाए। वो सज्जन धीरे से मुस्कुराए और वो वापस आए, गाड़ी बंद करके पीपल के पेड़ के नीचे वापस आए, और उस बालक को बोले कि ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले मैं भी तुम्हारी जितना एक बालक था। मेरी उम्र तो 20-22 साल के करीब रही थी, और मेरे घर में बहुत परेशानी आ गई थी, बहुत आर्थिक संकट भी आ गया था। आर्थिक संकट में पैसों की कमी आ गई थी, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, और मैं बहुत परेशान हो गया हमारे घर के माहौल से। तो एक दिन मैं घर छोड़ के चला गया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं 2 जोड़ी मेरे कपड़े थे और कुछ पैसे लेके मैं निकल गया घर से, किसी दूसरे छोटे शहर में आ गया। और संयोग से मेरे जो कपड़े थे, वो पैसे थे मेरे पास में, वो भी ट्रेन के अंदर चोरी हो गए। अब मेरे तो बिल्कुल खाली हाथ, कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं उस नए शहर में आ गया, इधर उधर भटक रहा हूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं है, कोई मेरे को जानता नहीं है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। 2 दिन तक मैं ऐसे ही भटकता रहा। भूख सता रही है, प्यास सता रही है, और मैं इसी तरह जैसे आज हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वैसे मैं जंगल में चला गया, थोड़ी दूर, बस्ती से दूर, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस समय वहां एक सज्जन आए, तो एक गाय बैठी हुई थी, और वो सज्जन आए, उन्होंने वो गाय को गुड़ खिलाने के लिए लाए थे। उन्होंने गुड़ रख दिया और वो तो चले गए, लेकिन उस गाय ने वो गुड़ खाया नहीं। वो कभी मुझे देख रही है, कभी उस गुड़ को देख रही है, कभी मुझे देख रही है, कभी उस गुड़ को देख रही है, और फिर वो चली गई। अब मैं तो चूंकि भूखा था, 2 दिन से तड़प रहा था, कुछ खाने को मिले, तो जो गुड़ मिला मैंने उस गुड़ को खा लिया, और वो गुड़ उस समय मुझे किसी अमृत से कम नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो कुछ तो खाना था, मेरे उसको शरीर को थोड़ी सी उससे तृप्ति मिली, ताकत मिली, और मैं रात को वहीं सो गया। दूसरे दिन उठा, सुबह फिर गया कि कोई कामकाज मिल जाए, कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, कुछ मैं करूं तो मेरा आगे कुछ गुजारा हो। पूरे दिन भटकता रहा, कुछ नहीं हुआ। शाम को वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया, और फिर उसी शाम को वापस वो सज्जन आए, उन्होंने गाय को गुड़ खिलाने के लिए रखा। उस दिन भी गौ माता ने कुछ नहीं खाया, उस गुड़ को नहीं खाया, और वो छोड़ के चली।
फिर मैंने गुड़ उठा के खा लिया। और उस रात मुझे अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे मुझे बहुत सारी ताकत आ गई है और वो गुड़ से मुझे पूरी मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। और मैं रात भर सो गया, सुबह फिर उठा, फिर काम की खोज में गया, तो वहां मुझे किसी एक ढाबा पे काम मिल गया और वहां पे नौकरी लग गया, वहां काम करने लगा। उस ढाबा पे जब मुझे पहली पगार मिली, मेरी तनख्वाह मिली, उसमें से मैंने सबसे पहले गुड़ खरीदा और उसी जगह गया। मैंने देखा वो गौ माता वहीं बैठी हुई थी और मैंने उनको गुड़ खिलाया, तो उन्होंने बड़े प्रेम से खाया वो गुड़, मेरे हाथ से गुड़ खाया और मैं उनको सहलाया, प्यार किया और मैं वापस आ गया। फिर तो मेरा नियम बन गया कि मैं रोज जाता और उनको गुड़ खिलाता। अब ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे मुझे एक फर्म में नौकरी मिली, फिर मैंने छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू किया और बढ़ते 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 मेरा बिजनेस बढ़ता गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, मेरी गृहस्थी बढ़ गई और मेरा नियम भी था गाय को गुड़ खिलाने जाने का। आज मैं 5 कंपनियों का मालिक हूँ, बड़ी कंपनियों का, और आज भी जब भी समय मिलता है मैं गाय को गुड़ खिलाने जरूर आता हूँ। लेकिन जो गुड़ खा के मुझे तृप्ति आई थी, ये जब गायें गुड़ खाती है तो इनके नीचे जो भी गिरता है जूठन वो मैं जरूर खाता हूँ और मुझे वो एक अलौकिक शक्ति देते हैं। उस बच्चे ने कहानी सुनी, वो फिर उसने भी जो टुकड़े और जो बचा हुआ था वहां पे उनको थोड़ा सा मुंह में खाया और वो अपने पेरेंट्स के साथ वहां चला गया, जहाँ पे शादी में वो लोग थे वो वहां चला गया। उसको बहुत अच्छा लगा। पूरी रात उसको लगा कि मेरे में एक विचित्र सी शक्ति, विचित्र सी एक अलौकिक अपने अंदर अनुभव कर रहा था किसी ऊर्जा का। और वो फिर जिसने उसने कहानी उसी ने लिखी है, तो उसके बाद वो भी पूरा गाय का भक्त हो गया। अब ये कहानी सुनाने का मतलब यहाँ पे ये है, आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें गाय को गुड़ खिलाने से हमारे पर्यावरण की रक्षा कैसे हो गई। बच्चों, ये तो एक कहानी थी कि गौ माता किसी को भूखा देखती है तो वो खुद अपना भोजन त्याग देती है। अब उसको समझ आ गया था गौ माता की ये बालक भूखा है, उन्होंने अपना गुड़ त्याग दिया। जो दूसरों के लिए अपना त्याग करे वो माता, वो ही माता हो सकती है। जैसे हमारी मम्मी पहले हमें खाना खिलाएगी, उसके बाद खुद खाएगी। तो गाय के ऐसी अनेकों कहानियां हैं गौ माता के त्याग की, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, हमारे कई धार्मिक किताबों में, कि उसमें गाय के त्याग की बहुत सारी आपको कहानियां मिलेगी। और उसी के आधार पर गाय को माता शब्द कहा गया है, क्योंकि वो त्याग की मूर्ति है। वो भगवान का दिया हुआ हमारे लिए ऐसा अलौकिक गिफ्ट है, ऐसा एक अनमोल उपहार है कि सिर्फ वो ही अपने समस्त चीजों से हमारा पालन पोषण तो करती है, साथ में साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। अब देखिए उसमें और क्या क्वालिटीज है, किस तरह वो हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट को, हमारे पूरे पर्यावरण को शुद्ध बनाने में, इसको अच्छा बनाने में, इसको सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करती है। इससे आगे बढ़ते हैं। और गाय का अब मैं आपको बोलूंगी कि हमें गाय क्या देती है। जैसे अभी भी कुछ बच्चों ने लिखा था मिल्क, और एक ही चीज हमें आती है, गाय तो हमें दूध देती है, और क्या देती है? गौ माता वास्तव में हमें दूध देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली तो हमारी वो दूध की पूर्ति गौ माता से होती है, लेकिन उसका दूध अमृत है। अब उसका दूध इतना पौष्टिक, इतना वो ऊर्जावान क्यों माना गया है? और अभी कोरोना काल में तो विशेष रूप से गाय के दूध की इतनी डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं गाय का दूध पीऊं। जो कोई इससे संक्रमित हुए थे, जो बीमार हुए थे, उनको विशेष रूप से था कि गाय का दूध मिले, गाय के दूध का सारे प्रोडक्ट्स मिले, दही, छाछ, जो भी। तो गाय के दूध को इतना पौष्टिक क्यों माना गया है? गाय के शरीर में, मैं बहुत सरल शब्दों में बोल रही हूँ, समझ आ रहा होगा शायद सबको। तो गाय के शरीर में एक सूर्य नाड़ी होती है, और वो जब धूप में रहती है तो सूर्य की किरणों को अपने भीतर अवशोषित करती है, यानी एब्जॉर्ब करती है, और उनसे गाय के दूध में वो सूर्य के तत्व आ जाते हैं, सूर्य की ऊर्जा आ जाती है, और हल्का उसका रंग भी आ जाता है। गाय का दूध हमेशा हल्का पीलापन लिए हुए होता है, और उसके दूसरे प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो भी हल्का पीलापन लिए हुए होते हैं, दही है, चाहे मक्खन है, कोई भी चीज। तो उस सूर्य ऊर्जा से
गाय का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक उसी से बनता है, उसमें विटामिन डी इसलिए ज्यादा आ जाता है, कहते हैं ना कैल्शियम और विटामिन डी खूब होता है गाय के दूध में, वो इसीलिए होता है। तो सबसे पहले तो उसका दूध, दूसरे जितने भी जानवर हैं जिनका दूध यूज में किया जाता है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है, कई और भी एक दो जानवर का जैसे दूध यूज में किया जाता है, लेकिन वो दूध बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं माना जाता, वो तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है बल्कि। लेकिन गाय का दूध इसीलिए अमृत समान है और हमें ज्यादा शक्ति देता है क्योंकि उसमें सूर्य की ऊर्जा मिली होती है। उसके बाद दूध से तो हमारा भरण पोषण, यानी हमारा भरण पोषण तो होता ही होता है। एक टाइम था जब हमारा देश आज के कुछ हजारों सालों पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, और उस समय हमारे यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, हमारे जितने लोग थे, उनसे ज्यादा गायें थी, और कहते थे दूध दही की नदियां बहती थी। अब दूध दही की नदी बहने का मतलब ये नहीं कि नदी दूध की बहती थी, यानी दूध भरपूर मात्रा में होता था, भरपूर मात्रा में लोगों को दूध दही और सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मिले हुए थे। और चूंकि जहाँ गाय होती है वहां आर्थिक समस्या कभी नहीं होती, धन की कमी कभी नहीं होती। अब देखिए धन की कमी कैसे नहीं होती, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि गाय का दूध के अलावा एक एक चीज, उसका गोबर और गौमूत्र, पहले तो वो हमारे लिए बहुत होता है, फायदेमंद होता है। गाय जिस जगह गोबर करती है, मूत्र करती है, पेशाब करती है, वो जगह एक तो बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। उसके गोबर में और उसके मूत्र में इतनी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वहां के उस एरिया के जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में वो जहाँ चलती है, गोबर करती है, गौमूत्र करती है, और उसके पैरों से वो जो धरती में, मिट्टी में वो जो दोनों चीजें मिलती है, उसका गोबर और गौमूत्र, वो धरती इतनी ऐसी हो जाती है कि उसमें फिर पानी का अवशोषण में, जो बारिश होती है तो वहां उस मिट्टी में पानी, वो मिट्टी पानी बहुत ज्यादा सोखती है, और जब फिर उसके बाद फसल होती है तो वो कई गुना ज्यादा फसल होती है नॉर्मल मिट्टी से। तो जब फसल ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से हमारा खाद्यान्न बढ़ेगा, हमें साग सब्जी फ्रूट फल बहुत मात्रा में मिलेंगे, और वो हमारे इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो गौ माता से हमारी हरियाली बढ़ती है हमारा, और जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण में शुद्ध होता है। तो सब आप जानते ही हैं पेड़ पौधों से कितनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो गाय से हरियाली इस तरह बढ़ती है, पर्यावरण वहां का शुद्ध होता है, हवा वहां की बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। जहाँ गौ माता चरती है, उसकी लार मुंह की जो लार गिरती है, वो भूमि इतनी उपजाऊ हो जाती है। और उसके बाद इन दोनों ही चीजों से, गोबर और गौमूत्र से, बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। हमारे बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती है वो दवाइयां, बहुत सारी बीमारियों का, इवन कैंसर तक की बीमारी का इलाज करती है। तो उनमें भी ये बहुत बड़ा फायदेमंद काम करती है हमारे लिए, और वो दवाइयाँ बहुत अच्छे दामों में बिकती है। तो उससे हमारा धन भी अर्जन होता है, हमें व्यापार मिलता है, व्यवसाय मिलता है। तो गोपालन हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और हमारे पर्यावरण को और सुरक्षा कैसे मिलती है, कुछ मैं आपको डाटाज के साथ बताती हूँ। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगी कि इसका एक उदाहरण और देखिए। गाय जहाँ रहती है वहाँ हरियाली किस तरह पनपती है। एक बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 60-61 साल पुरानी बात है। सन 1960 में अफ्रीका का एक देश है रेडेशिया करके, उसमें हाथी बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। गौपालन गाय भी होती है लेकिन वो कम होती है, हाथी ज्यादा होते थे, और उस समय तो बहुत ज्यादा थे। तो एक बार वहां पे लगा कि कुछ हरियाली कम हो गई है, इसका क्या कारण है। वहां की सरकार ने सर्वे करवाया कि हमारे यहाँ पे कुछ एरिया में हरियाली कम हो गई है। तो कुछ जांच टीम जो बिठाई गई, उन्होंने जांच की, फिर वहां पे बताया कि ये जो हाथी है ना, हाथी सारी हरियाली खा जाते हैं, क्योंकि हाथी भी शाकाहारी पशु है गाय की तरह, वो भी घास फूस पेड़ पौधे यही खाता है। तो कहा कि सारी हरियाली तो हाथी ने खा ली, हाथियों ने खा ली, इसलिए हरियाली कम हो गई। फिर डिसीजन लिया गया कि हाथियों को खत्म कर दो, ये तो हमारी हरियाली खत्म करते हैं। उस समय 40,000 हाथियों को मार दिया गया। अब हाथियों को मारा तो उनके जो, जब कोई भी जानवर मरता है तो वो मरने के बाद भी हमें कुछ उसके शरीर के जितने पार्ट्स होते हैं वो बिकते हैं, जैसे हड्डी है, दांत है, या किसी का चमड़ा है। तो उस समय जब वो हाथी मरे तो उनके हाथी दांत की तो वैसे ही बहुत ज्यादा कीमत होती है, और उनको बेचा गया तो उनको
सरकार को वहाँ की को बहुत ज्यादा पैसे मिले तो उनका ये तो अच्छा काम हुआ, ये हमारी हरियाली खत्म करते थे बल्कि हाथियों को मार के तो हमें और इतने पैसे मिल गए। लेकिन 6 महीने बाद ही जो वहाँ हरियाली थी वो भी सब खत्म हो गई। अब क्या करें, क्योंकि जो बची कुची हरियाली थी वो भी खत्म हो गई। ये जो हमारे पशु हैं जो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जितने हमारे शाकाहारी पशु हैं, ये जिस जगह विचरण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो जगह उपजाऊ रहती है। लेकिन गौ माता जितनी उपजाऊ कोई नहीं बनाता। तो बाद में उन्होंने फिर सर्वे किया कि ये क्या चक्कर है, हमारी तो हमने तो हाथी पे मार दिया फिर भी हमारी हरियाली कम। तो बाद में उन्होंने और जगह देखा जहाँ गायें थी, उस देश में जहाँ गायें पल रही थी उस जगह हरियाली बची हुई थी। फिर उन्होंने जो खाली जगह थी वहां भी उन गायों को रखा कि यहाँ हरियाली है, तो गायों का जांच करते हैं गाय की वजह से हरियाली है या किस वजह से है। जहां उन्होंने गायों को रखा, जिस जगह गायें घूमी फिरी, उनका गोबर उनका गौमूत्र उस मिट्टी में मिला, उस वर्ष जो बारिश हुई, तो जैसे मैंने कहा ना कि वो मिट्टी पानी ज्यादा सोख लेती है, वो बारिश का पानी उस मिट्टी ने ज्यादा सोखा, उसका वाटर लेवल अंडर वाटर लेवल भी बढ़ा और उस मिट्टी में भी नमी आ गई और उस साल वहां भरपूर फसल हुई। तो वहां के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एलन सेवरी, उन्होंने और वहां की गवर्नमेंट ने विशेष रूप से पूरी दुनिया को बताया कि गौ पालन हरियाली बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। और उसके बाद से तो पूरी दुनिया में गाय के पालन की एक रिवाज सा ही बढ़ गया। सारे देश आज गौ पालन में लगे हुए हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, अब तो पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोगों ने मान लिया कि गौ पालन बहुत अधिक समृद्धि देने वाला साधन है। गायों को पालना वो हमारे जीवन की भी रक्षा करती है, हमारे हमें बीमार अपने मिल्क प्रोडक्ट से हमें बीमारियों से भी दूर रखती है और साथ ही हमारे पर्यावरण को भी बहुत अधिक हरा भरा रखती है। इसके बाद मैं आपको कुछ डाटा के साथ और बताती हूँ कि गाय पालने से हमारा पर्यावरण का और कितना बड़ा फायदा होता है। गाय का गोबर, उससे गोबर गैस बनती है, यानी बायोगैस बनती है। गोबर गैस के प्लांट होते हैं, बायोगैस के प्लांट होते हैं, उसमें बायोगैस बनती है, उससे बिजली बनती है। बहुत सारे दूसरे भी हमारे जो साधन है बिजली के वो चल सकते हैं। और विशेष रूप से बिजली जब उत्पादित होती है, बिजली बनती है, तो देखिए एक गाय से, तो ये आंकड़े हैं हमारे, सबूत है हमारे पास में कि एक गाय के गोबर से एक वर्ष में 45,000 लीटर बायोगैस बन सकती है। एक गाय से 45,000 लीटर बायोगैस बनती है और वो बायोगैस के जब हम उपयोग करते हैं तो 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी बच जाती है। उस बायोगैस का जब हम करते हैं, उपयोग करते हैं, तो एक गाय की बात है सिर्फ 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी बच जाती है और जो सारी की सारी जलाने में काम आती है। और उस जलाने की लकड़ी के लिए हमें 14 करोड़ वृक्ष काटने पड़ते हैं, वो सारे बच जाते हैं। कितना बड़ा अमाउंट ये एक गाय का है, और जहाँ लाखों और वो लाखों करोड़ों गायें होती है वहां कितनी बड़ी संख्या में इसकी बचत होती है। इससे करीब 3 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी रोका जा सकता है, क्योंकि लकड़ी जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी और बायोगैस से जब ये हमारे दूसरे साधन चलेंगे, ईंधन के रूप में जितना उसको काम में लिया जाएगा, तो उससे हमारे 3 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इस पर्यावरण में मिल जाती है वो रुक जाएगी। इतना ही नहीं, गोबर के गैस प्लांट के बाद में जो वेस्टेज बचती है वो सारी की सारी कचरा हमारे खाद में, पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद बन जाती है और वो खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो एक गाय हमें कितना कुछ देती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह ये गाय माता हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, तभी तो माता कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो साधन है वो है शाकाहार। शाकाहार से क्या मतलब है? जो खाने पीने की चीजें हमें प्लांट से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, फल फूल सब्जी अनाज दालें, जितनी चीजें जो पेड़ पौधों से मिलती है और उनसे भोजन बनता है उसको शाकाहार बोलते हैं। आप सब जानते हैं शाकाहार मांसाहार तो सब वैसे भी जानते ही हैं। और जो भोजन पशुओं को पक्षियों को मारकर
उनसे तैयार होता है वो मांसाहार कहलाता है। हमारे देश में ये शाकाहार की देन भी पूरे विश्व को हमारे ही देश की देन है। हमारे यहाँ पे पूरी तरह से शाकाहार ही चलता था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की देखा देखी हमने यहाँ पे मांसाहार शुरू कर दिया। अब देखिए उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ पर्यावरण को। शाकाहार किस रूप में हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है और मांसाहार किस तरह हमारे लिए कितना खतरनाक साबित होता है, हम अब इसकी चर्चा करें। एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह बात कही है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, आजकल जो एटमॉस्फेयर में जितना चेंजेस आए हैं, इसको रोकने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, भूखमरी को कम करने के लिए, विश्व में भोजन की समस्या को दूर करने के लिए विश्व स्तर पे हमें शाकाहारी भोजन को अपनाना होगा। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, सब शाकाहारी खाएंगे तो कम पड़ जाएगा। शाकाहार जहाँ भोजन किया जाता है वहाँ अन्न की कभी कमी होती नहीं है, और जहाँ गौ पालन होता है वहाँ तो वैसे भी नहीं होती। तो अनाज की और कोई भी खाद्य सामग्री की कमी कभी नहीं हो सकती। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट है कि शाकाहार पूरी दुनिया में जब खाया जाएगा, जब इसका प्रचलन होगा, मांसाहार रोका जाएगा, तो पूरी दुनिया की खाद्य सामग्री की समस्या मिट जाएगी और हमारा पर्यावरण बहुत सुरक्षित हो जाएगा। अब पिछले कुछ सालों से, बल्कि ये विडंबना ही है, हमारे देश में तो मांसाहार का चलन बढ़ गया। जिस देश की देन है, जिस देश में तो सनातन संस्कृति में खाया ही शाकाहार जाता था, वहां लोग मांसाहार की ओर बढ़ने लगे, और जिन देशों में मांसाहार खाया जाता था वहां पुनः शाकाहार वो उगाने लगे और शाकाहार को अपनाने लगे। क्यों? उन लोगों ने जान लिया, अमेरिका जैसे देशों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को बोल चुके हैं कि शाकाहार ही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, हमारे अपने मानव शरीर के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। अब मानव शरीर के लिए किस तरह है? शाकाहार भोजन जब उगता है, उसको सारा जब हम पेड़ पौधे से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनमें प्रकृति के पांचों तत्वों की, प्रकृति जानते हैं आप, प्रकृति का विस्तार है, सारी चीजें प्रकृति में समाई हुई है, जमीन से लेके ब्रह्मांड तक, पांचों तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे तत्व, पेड़ पौधे, बहुत विस्तार है। पर्यावरण प्रकृति का ही एक हिस्सा है। पर्यावरण तो हमारे चारों तरफ होगा, उसको हम बोलेंगे, और वो प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। तो प्रकृति की समस्त चीजों का और समस्त तत्वों को अपने में वो खींच लेते हैं पेड़ पौधे, और उसके बाद उनसे जो उपज होती है वो हमें मिलती है। तो सोचिए उसमें कितनी पौष्टिकता होती है। हमारा शरीर तो बना ही शाकाहार खाने के लिए, हमारा शरीर मांसाहार खाने के लिए नहीं बना है। मांसाहार कौन खाते हैं? शेर, चीता, जो जंगली जानवर होते हैं, वो तो उनके लिए बना है। हमारा शरीर बिल्कुल नहीं बना है मांसाहार के लिए। अब बताओ, जो चीज हमारे लिए बनी नहीं और वो हम खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर को फायदा थोड़ी करेगी, वो तो नुकसान करेगी। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाएगी। आज सबसे पहले तो मोटापा ही बढ़ाती है वो, और उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इवन कैंसर तक की जितनी बीमारियां हम ये जो देख रहे हैं आज, वो मांसाहार के, अंडे के, इनके ज्यादा उपयोग से, इनका जो चलन बढ़ा है खान पीन में, उनसे बढ़ने लगी है। मांसाहार हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जब वो पशु पक्षियों को काटा जाता है, फिर उनको डिब्बाबंद पैक किया जाता है, तो काटते हैं उस समय, उनको पैक करते हैं उस समय, फिर जहां वो जाते हैं उनको खोल के वापस उनको जब बनाया जाता है, उस समय उनसे ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा निकलती है, वो सारी की सारी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ग्रीन हाउस गैसेस आप जानते हैं, सारी जहरीली गैसें जितनी भी है वो। और एक सर्वे से तो ये भी पता चला है कि आज जब हम जब बात करते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्रदूषण किस चीज का है, तो सब आप क्या कहेंगे? गाड़ियां चलती हैं, जितने व्हीकल्स चलते हैं, कल कारखाने चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती है,
इनके धुआं से। बिल्कुल, इनका धुआं तो मिलता ही है, लेकिन उस पूरे धुआं, जितनी जहरीली गैसें मिलती है, उनके पूरे में 18% ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन उनमें मिलता है, वो इस मांसाहार के कटने से और पकने से मिलता है। कितना बड़ा उसमें हिस्सा है इसका। हमारे पर्यावरण में जहरीली गैस का मिलने का, ग्रीन हाउस गैस मिलने का कितना बड़ा हिस्सा मांसाहार के कटने से और पकने से। इसका इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें भी ये सारी गैसें हमारे उसमें मिलती है। जबकि हमारे शाकाहार भोजन से कोई नुकसान नहीं है। उसकी जो कोई वाइब्रेशन, उसकी जो कोई गैस निकलती है, हमारे फल फूल सब्जी फ्रूट से जो गैसेस निकलती है, वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है। उनको जब हम काटते हैं, उनको पहले फसल के रूप में कटाई होती है, फिर जब हम हमारे पास वो आते हैं, मार्केट में आते हैं, हमारे घरों तक आते हैं, उनको हम काट पीट के जिस तरह से भी यूज करते हैं, उनमें कभी कोई ऐसी जहरीली गैस नहीं निकलती जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। वो बहुत फायदा करती है। उनमें से जो गैसेस निकलती है, सब्जियों में से गैसेस निकलती है, फ्रूट में से गैसेस निकलती है, ये सब अनाज धान जितने भी हैं, जब उनको काट पीट होती है उनकी, सब में से गैसेस निकलती है, लेकिन वो बहुत अच्छी गैसेज होती है। वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होती है, बहुत अच्छी, उसके लिए फायदेमंद होती है। और वही मांसाहार जब कटता है, पीटता है, बनता है, तो वो हमारे पर्यावरण को अशुद्ध करता है। उसके बाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद वो जो जानवर कटते हैं, देखिए इस सृष्टि के अंदर कहते हैं ना, जीवो जीवस्य भोजनम। जंगली जीव भी है, शाकाहारी जीव भी है, पशु भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, पक्षी भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। और उन दोनों का होना जरूरी है, नहीं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि सबका अपना अपना भगवान ने एक फूड चेन जो बनाई है, सबकी अपनी अपनी वो फूड चेन ऐसे चलती है कि वो स्वच्छता करने में, सफाई करने में उनका रोल भी बहुत बड़ा है। मांसाहारी पशुओं का भी रोल कम नहीं है, वो भी होना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि ये जिन पशु पक्षियों को मारकर हम मांसाहार जो मार्केट में आता है, अब सबकी फिर क्या रहेगी कि वो हमारे व्यवसाय का कारण है, उनसे हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस है हमारा, तो उनका पालन ज्यादा बड़े रूप में किया जाता है, चाहे वो पशु है चाहे पक्षी है। उनको पालन करने के लिए वो जगह जो दोनों के लिए बनी हुई है, जंगली जानवरों के लिए भी और शाकाहारी जानवरों के लिए भी, वो केवल और केवल इनको ज्यादा मिल रही है, वो उधर जंगली जानवर कम हो रहे हैं। आज आप देखिए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत कम हो गई है, जो बच्चे उनमें भी वो सब मर रहे हैं, उनकी कोई देख रेख ही नहीं हो रही है, क्योंकि इनको इनकी तरफ ज्यादा ध्यान है, इनको जगह ज्यादा मिल गई। जितनी लैंड हमें पशु पक्षियों के लिए भगवान ने हर चीज निमित्त की हुई है, ये मानव के लिए, ये पशु पक्षियों के लिए है, और वहां पे उन लोग उनकी जगह उनको मिल रही है। जो जिनका मांस खाया जाता है, उन पशु पक्षियों को ज्यादा, उनका बड़े बड़े फार्म बन गए, उनका उत्पाद ज्यादा हो रहा है, उनको ज्यादा पैदावार उनकी बढ़ाई जा रही है। तो अब वो जो बैलेंस बिगड़ रहा है, वो भी हमारे पर्यावरण के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पर्यावरण में जब वो पशु पक्षी ज्यादा हो गए, उनका रेशो कम हो गया। अब जब जो कोई चीज जो वो खा के साफ करते थे, जो जिनसे सफाई होती थी, जिनसे हमारी जहरीली गैसें निकलने से बचती थी, वो हमारी नहीं हो रही है, वो भी साथ में मिल रही है जहरीली गैसें पर्यावरण में। तो वो संतुलन बिगड़ने से भी, मांसाहार के बढ़ने से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब एक मैं चीज यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगी कि हमारे शाकाहार में बहुत सारे खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं, वो जितने हमें शाकाहार से मिलते हैं, हमारे फल फ्रूट सब्जियां दालें और हमारा अनाज ग्रेन्स जितने हमारे हैं, उनमें जितनी बड़ी मात्रा में होते हैं वो मांसाहार में नहीं होते। तो अब देखिए कितना फर्क हो गया दोनों में। वो हमारे मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है, पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है, और इस धरती का पूरा संतुलन बिगाड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। दोनों हमने बातें, फर्क देखा दोनों का, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और यहाँ पर बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी विशेष रूप से कहा है कि गौ पालन और शाकाहार भोजन दोनों ही हमारे पर्यावरण को बचाने में हमारे बहुत बड़े साधन हैं। तो बच्चों,
आज के इस पर्यावरण दिवस पर हमने ये चिंतन किया कि ये दो चीजें हमारे लिए कितनी लाभदायक है और इनके विपरीत जो दूसरी चीजें वो कितनी खतरनाक है। आज अब हमें करना क्या है, हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है कि आज के बाद हमने जितनी बातें सुनी, जितनी बातें जानी, अब हमारा भोजन भी शाकाहार हो, हमारी हरियाली बढ़े, गौ माता का रक्षण हो, उसकी सुरक्षा बढ़े। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और विशेष रूप से आप लोगों पर तो और बड़ी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं, आधार स्तंभ हैं। आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे देश की, पूरे राष्ट्र की, विश्व की, क्योंकि आगे आपको ही तो सारा बचाना है इसको। आज से आप लोगों को ये धारण करना होगा कि अब हमें जो भी इसके लिए साधन करने होंगे। अब गाय को देखो, गौपालन हमारा कैसे बढ़े। अभी तक तो हमारे गायें क्या है, गौशालाओं में पलती है और कुछ जगह गाँवों में घरों में भी पलती है, व्यक्तिगत रूप से भी पलती है, लेकिन इनके पालन को बढ़ावा मिले। शहरों में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि अभी इनके लिए बड़े शहरों में तो बीच में तो जगह रही नहीं, या तो आउटसाइडर ये हो सकती है या कोई जहाँ गौशाला है वहाँ हो सकती है। लेकिन हम सब मिलकर बड़े छोटे, महिला पुरुष बच्चे, सब परिवार मिलकर जब इसकी कोशिश करेंगे कि हमारी गौशालाओं में हमारा गोधन बढ़े, हमारी गौ माताएं बढ़े, उनकी संख्या बहुत हो, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतनी हमारी गायें हो जाए, ताकि पुनः हमारा देश सोने की चिड़िया बने, पुनः हमारे देश में दूध दही की नदियां बहे। वो दिन भी आए और कोई असंभव नहीं है। यदि हम सब मिलकर आज शुरुआत करते हैं तो कुछ सालों बाद वो परिस्थिति हम हमारे देश की पुनः देख सकते हैं। सबके पास पैसे ही पैसे होंगे, बहुत धन होगा, कोई गरीब नहीं होगा हमारे देश में, कोई भूखा नहीं होगा। और इसके लिए अब हमें प्रयास करने होंगे। आज हमने जो भी बातें जानी हैं, अभी बहुत शॉर्ट में जानी है, कभी और आगे इसके बारे में विस्तार से बात करनी होगी तो और हम बातें करेंगे, बहुत सारी बातें कर सकते हैं गाय के ऊपर और शाकाहार के ऊपर। तो आप सबको बहुत प्रचार करना है इसका, हर किसी को बताना है, छोटे बड़े, नियर डियर, हमारे कोई भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जहाँ कहीं भी जितने लोगों ने आज सुना है, जितनी बहनों ने आज सुना है, सबको इसका भरपूर प्रचार करना है। और हम हमारी तरफ से जहाँ भी कर सकते हैं, खूब वृक्ष लगाने, हमें ऑक्सीजन जो हमें सीधी देखिए, जल और पानी, जल और भोजन हम जो पर्यावरण से लेते हैं ना, उनको तो हमें वैसे भी कुछ काम भी करना पड़ता है, भोजन को पकाना पड़ता है, जल को भी स्टोर करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। ऑक्सीजन तो हम सीधी ले रहे हैं, बिना कोई ट्रीटमेंट के, बिना किसी कुछ करे हुए, सीधा हम ले लेते हैं। कितनी ऑक्सीजन ले चुके आज तक हम। तो उसके लिए आगे हमेशा लेते रहें और हमारे देश के सारे लोग लेते रहें, आने वाली पीढ़ियां लेते रहें। हम सबको एक तो बहुत ज्यादा वृक्षारोपण करना है, हरियाली को खूब बढ़ाना है हमारी धरती पे, वृक्षारोपण हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा करना है। गौ माता के पालन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है ताकि हमारी भूमि उपजाऊ बनी रहे, हमारा पर्यावरण बैक्टीरिया फ्री हो जाए, कोई बीमारियां ना रहे, हम बीमार नहीं हो, हम बहुत स्वस्थ रहें। इसके लिए इन दोनों ही बातों को अपनाने के लिए आज हम संकल्प करेंगे। आप करेंगे सब संकल्प मेरे साथ? हम संकल्प करते हैं कि आइए, जो हमारी फीमेल्स हैं, फीमेल सारे बोलेंगे करूंगी, और जो बॉयज हैं, जो कोई जेंट्स हैं, वो बोलेंगे करूंगा। और आइए हम एक संकल्प करते हैं, मैं पर्यावरण और प्रकृति के रक्षण के लिए मांसाहार का भक्षण कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप अपने जगह बोलिए, उन्हें बोलिए, मैं पर्यावरण और प्रकृति के रक्षण के लिए, पर्यावरण और प्रकृति के रक्षण के लिए मांसाहार का भक्षण कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, तथा औरों को भी इसके लिए जागरूक करूंगी, इसके लिए जागरूक करेंगे। गौ माता के रक्षण के लिए, तन मन धन से पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी,
पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी। और इसकी जागरूकता को हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। इसकी जागरूकता को हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। ये संकल्प आज हमने जो लिया है, यानी हमने आज के पर्यावरण दिवस को सार्थक बनाना है, इस संकल्प को आगे निभाना है और जितनी हमसे जहां जिस तरह सेवाएं बन सके ये सेवाएं हमें करनी है और औरों से भी करवानी है। तभी हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर पाएंगे, स्वच्छ कर पाएंगे, निर्मल कर पाएंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी ये सब चीजें ग्रहण करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना और सुशीला जी का और पूरी टीम का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। शायद मेरा समय रहते ही मैंने अपना पूरा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा। बहुत बच्चों के ये संस्कार सबको जब से ज्वाइन किया था उसके बाद देखा था कि बच्चे राधे राधे ही बोल रहे हैं। तो ये बच्चों एक बात छूट गई मेरी, ये जो राधे राधे आप बोल रहे हो और जो ये धार्मिक संस्कार हैं जो आपकी इन आंटीज ने सबने आपको सिखाया है, तो ये राधे राधे तभी बोल पाएंगे जब हम शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। मांसाहार खाने वाले कोई राधे राधे बोल ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि पहले तो तामसी बन जाएगी, हमारे धार्मिक विचार रहेंगे नहीं। तो जो आप राधे राधे बोलना शुरू किया ना, इसको रखने के लिए सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी कि हमें अंडा, मांस, मछली कुछ नहीं खाना है, हमें सिर्फ शाकाहार और शुद्ध भोजन करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का पुनश्च। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। पंछियों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, पंछियों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वह खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कद्रदानों की, कभी कद्रदान। आप जैसे बहुगुणी व्यक्तित्व हमें मिले और इतना अच्छा हमें कुछ सुनने मिला, यह हम सभी की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आपने पर्यावरण के बारे में, गौ माता के गुणों के बारे में कहानी के द्वारा और शाकाहार के विषय में इतनी लाभदायक जानकारी दी। इसे हम जरूर अपने जीवन में उतारेंगे और बच्चे जरूर इसका लाभ लेंगे। समुद्र जितने अथाह गुणों से हमें कुछ बूंदे मिली है, समुद्र जितने अथाह गुणों से हमें कुछ बूंदे मिली है, उसे हम सहेज कर जरूर अपने जीवन में सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका। तो बच्चों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बहुत देर से बच्चे चैट कर रहे हैं कि मैडम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और अब समय है विनर अनाउंसमेंट का। तो आर यू रेडी? अभी चैट बॉक्स भर जाएगा, सब रेडी है। कब से वेट कर रहे हैं बच्चे, सब भी रेडी है। स्टार्ट कीजिए। यस 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 मैम, यस। शिखा जी। हाँ, ना ख्वाब चाहिए ना नींद चाहिए, ना ख्वाब चाहिए ना नींद चाहिए, ना आराम चाहिए ना चैन चाहिए, बस हमें तो हमारी शारदा दी जैसा जुनून चाहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शारदा जी लाखोटिया का, वे मंच पर आएँ और हमारे फैंसी डिश प्रतियोगिता के विनर बच्चों के नाम अनाउंस करें और अपनी मधुर वाणी से सब बच्चों को शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिखा जी। और जूम सभागार में सभी उपस्थित मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे प्रकल्प प्रमुख और सारी बहनें जितनी भी जुड़ी है, और प्यारे प्यारे बच्चे, और किरण जी लड्डा ने आज बहुत सुंदर अपना वक्तव्य दिया और बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सबको राधे 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 राधे। और आज का जो हमारा ये सुशीला जी ने इतना सुंदर आयोजन किया है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी तैयारी की है। और सारे मेंटर्स, आपकी जो, मैं मेंटर बोल रही हूँ, आप लोगों की जो टीचर थी, सब टीचर ने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी है और मैं बीच बीच में चेक करती रहती थी। बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत प्यार देती हूँ। आई लव यू बच्चों, आपने बहुत पेशेंस के साथ हमारा साथ दिया है। थोड़ी सी देर और वेट कर लो, अभी बस आपका रिजल्ट अनाउंस होएगा। तो सुशीला जी, क्या मैं रिजल्ट अनाउंस करूं?
हाँ दीदी करिए। हाँ, तो 12 इयर्स के नीचे वाले बच्चे अलर्ट हो जाएं, उनके लिए जो अनाउंसमेंट है, दिल थाम के बैठो। विनर सब थे, सारे के सारे बच्चे विनर थे, लेकिन एक जजमेंट भी कुछ होता है ना बच्चों, आपको पता ही है। तो उसके लिए 3 विनर को हमने चुना है। कोई भी नर्वस ना हो, सबको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 3 विनर को कुछ अलग मिलेगा। तो उसके लिए मैं थर्ड जो आई है जूनियर में, उसका नाम है सिया काबरा। सिया काबरा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सिया काबरा, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सिया काबरा, बहुत बहुत बधाई बच्चा। और उसके बाद है सेकंड विनर बक्सर से, बक्सर बिहार, वंशिका अग्रवाल। बहुत सुंदर था आपका ड्रेसअप और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट दिल थामू भाई, कौन हो सकता है, कुछ बता सकते हो आप लोग या मैं ही बता दूं? क्योंकि बच्चों ने बहुत इंतजार कर लिया। हाँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने इंतजार कर लिया, तो ज्यादा वेट ना करते हुए वही तो आप ही बता दो। हाँ, यवतमाल महाराष्ट्र, ग्रीन जयपुरिया फर्स्ट विनर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बच्चों। इतना जो आप लोगों ने जो मेहनत की, उसके लिए ढेरों ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। अब मैं 30 to 18 इयर्स के बच्चों के लिए ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं थर्ड विनर का नाम अनाउंस कर रही हूँ। श्याम ओम प्रकाश शर्मा, महाराष्ट्र। बधाई हो बच्चा। हमारा सेकंड विनर हमारी रिचिता जोशी, तेलंगाना, जो अभी तेलंगाना से एकदम आ रहे हैं, मिर्चियाल एकदम, वहां से बहुत सुंदर सुंदर सब बच्चे कार्य कर रहे हैं और बड़े भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई हो बच्चा। फर्स्ट आसाम, डेरगांव, महक अग्रवाल। बहुत, ये डेरगांव भी देखो बहुत छोटा शहर है, लेकिन वहां से बड़े बड़े कारनामे करके निकल जाते हैं बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, सब हमेशा विनर होते हैं। और एक तेलंगाना से भी विनर होते हैं, महाराष्ट्र से भी ज्यादा विनर होते हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको बच्चों को। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, आपने बच्चों का दिल बहुत खुश कर दिया, जिस चीज का वे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। महक उठा है ये समारोह जब से आप पधारे हैं, महक उठा है ये समारोह जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप हमारे हैं, जिनके मार्गदर्शन में सम्मेलन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रेखा जी लाखोटिया को, वे मंच पर आए और ट्री प्लांटेशन के विनर्स अनाउंस करें और अपनी वाणी से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और शुभकामनाएं दें। रेखा जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। धन्यवाद आप सभी का कि ये शुभ अवसर, ये मौका हमें मिला है बोलने के लिए। सुशीला जी और पूरी टीम, राष्ट्र से, प्रांत से और जो भी यहाँ उपस्थित है और सारे बच्चे, आप सभी को मेरा अभिनंदन है, प्यार है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने इतनी ज्यादा संख्या में भाग लिया है। परंतु बच्चे, आप सब अनाउंस
मैं ये करना चाहती हूँ कि आप सब बहुत विनर हैं। अगर हम ये वर्चुअल ना कर रहे होते तो हम सोचते कि सारे बच्चों को मैं तो प्राइज दे देती अपनी तरफ से। मेरी अभी भी यही इच्छा कि सब बच्चे मिल जाए, मैं सबको प्राइज दे दूं। फिर भी एक फॉर्मेलिटी या खाना पूर्ति होती है जो हमें करनी होती है, तो मैं अपने बच्चों के लिए अब नाम अनाउंस कर रही हूँ। पहले मैं क्लास 18 to 12 बच्चों के 8 ईयर्स से 12 ईयर्स के बच्चों के लिए अपना नाम अनाउंस कर रही हूँ। धन्यवाद। थर्ड प्राइज भव्य अग्रवाल, डूंगरीपल्ली उड़ीसा से। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वेरी सॉरी। थर्ड प्राइज है विशाखा अग्रवाल, बक्सर बिहार से। वंशिका अग्रवाल। अच्छा, मैं हो सकता भाभी जी मैंने वंशिका अग्रवाल। ओके अच्छा। सेकंड प्राइज वंशिका, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सेकंड प्राइज इशिका जैन, विजयनगर आंध्र प्रदेश से। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट प्राइज है, दिल थाम के बैठो, किसका होना चाहिए? भव्य अग्रवाल, डुंगरीपल्ली उड़ीसा से। बहुत बहुत बधाई हो। बच्चों की किलकारी नहीं आ रही है, उनका सबको अनम्यूट करना चाहिए। भाभी बहुत ज्यादा आवाज आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सुना लग रहा, आवाज नहीं आ रही है तो हम लोग की ताली सुन लीजिए। अब मैं सेकंड लेसन पे जा रही हूँ, जो कि 13 to 18 इयर्स के बच्चे हैं। थर्ड प्राइज मिल रहा है श्याम ओम प्रकाश अग्रवाल, मेहकर महाराष्ट्र से। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। सेकंड प्राइज वसुधा जालान, देरगांव आसाम से। बहुत बहुत बधाई हो। एंड नॉट द लीस्ट, लास्ट नंबर जो कि टॉप पे है, अमन अग्रवाल, हरसिंगी बिहार से। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू बच्चे। धन्यवाद सुशीला जी, आपने हम सबको ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू। हम सबका सिर झुकता है, इतना मान सम्मान देने को मन करता है। आप इस बंजर जमीन में इतने मंजर उगा दिए, ना सोचा था ना समझा था, ना जाने आपने कितने फूल खिला दिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमुख श्रीमती मधुलिका सिंघानिया जी को, वो आए और हमारे ड्राइंग विद स्लोगन कंपटीशन के विनिंग बच्चों का नाम अनाउंस करें और हमारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। राधे राधे सभी बहनों को। राधे राधे दीदी। और राष्ट्रीय, प्रांतीय और भी जितनी हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, और मीना जी को भी मैं देख रही हूँ, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा को, सबको मेरा राधे राधे। और मैं इनका किरण जी का बोलना चाहूंगी। आज इन्होंने पर्यावरण के बारे में, गौ माता के इतना अच्छा बोला है। मैं पर्यावरण से हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सच में आपने बहुत अच्छी बच्चों को जानकारी दी है, और मुझे लगता है ये बच्चों को ही नहीं, ये हम सबको भी जानकारी मिली है। और स्टोरी, वो कहानी मेरी सुनी हुई थी, लेकिन फिर भी आपके सुनाने का तरीका इतना सुंदर था कि एकदम मैं भी ध्यान से सुन रही थी। और बहुत अच्छा, बच्चे लोग उससे बोर भी नहीं हुए होंगे, लेकिन शिक्षा सारी मिल गई होंगी। और आपने जो
खान पान के बारे में भी उन्हें बताया। इस उम्र में अगर अपन बच्चे को बताते हैं ये सब, तो वो उनके बीज डलती है दिमाग में, और बड़े होके उनको वो ध्यान रहता है कि हाँ हमने बचपन में सुना था ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा और गाय के सारे गुण बताए, गोबर के, उनके मूत्र के, सभी बताया, और बीमारी में भी उस लाभदायक रहती इसके बारे में भी। और बच्चों, अब मैं आप लोगों से होती हूँ मुखातिब। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप लोग के सारे ग्रुप में थी, मैंने देखा फैंसी ड्रेस हो या ड्राइंग कंपटीशन हो या फिर पौधारोपण हो, आपने सबने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुंदर तरीके से। जब छोटे से बच्चे को मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को पौधा लगाते हुए देखा, यार वो पानी डाल रहा है, मिट्टी डाल रहा है, पेड़ लगा रहा है, देख के लग रहा है कितने अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को। इसी तरीके से ये बच्चों को अपने बचपन से ही करवाते रहते हैं, तो बड़े होकर उनमें सभी चीज थोड़े थोड़े आ जाता है। सुशीला जी, मैं पर्यावरण प्रमुख हूँ, आपने मेरा काम आपने किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को लेके आई, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर नहीं आई, बाल विकास में आप हो, आप लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि बच्चों से ये पर्यावरण के विषय में उनको बताया। और आप लोग अब तो बेताब हो गए ये लास्ट अपना सुनने के लिए, मुझे पता है आप सुनोगे कि थोड़ा और कुछ सुनना चाहोगे। अभी चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे, आंटी भाषण मत दीजिए। देख रही हूँ बच्चे लोग बोले जा रहे हैं रिजल्ट कब आउट होगा। अब अनाउंस कर दिया ना? नहीं, फर्स्ट अभी नहीं, थर्ड का किया केवल। सुनय काबरा सेकंड, सुनय काबरा सेकंड, फर्स्ट बच्चे का अनाउंस करूं क्या बेटा? तुम लोग को फर्स्ट का सुनना है ना? सिद्धि मुरारका, सिद्धि मुरारका अच्छी है और उसने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैं सेकंड 12 से लेकर 18 साल के बच्चों का अनाउंस कर रही हूँ, और उसमें उन्होंने कितने पार्टिसिपेंट थे सर? 65 ना सुशीला जी बच्चों ने? 65 शायद उसमें आए थे, और वो भी सारे बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं, ड्राइंग सारे ही बहुत अच्छे किए हैं। अब मैं उन लोगों का नाम अनाउंस करती हूँ। थर्ड विनर है वसुधा जालान, वो 13 वर्ष की हैं। वसुधा जालान, आपके लिए क्लैपिंग। पलक अग्रवाल, वो 17 साल की हैं, उनका भी ड्राइंग बहुत सुंदर था, आपके लिए भी क्लैपिंग। फर्स्ट का मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बच्चों को इंतजार कराऊं, क्योंकि लास्ट विनर है। अभी तक सारे अनाउंस हो चुके हैं, जो लास्ट विनर है उसका थोड़ा सा, और ये तो बड़े बच्चे हैं ना, हल्ला भी नहीं करेंगे दीदी। ये मधु जी, ये आपके प्रोग्राम के लास्ट विनर है, अभी एक प्रोग्राम और बचा है, उसमें बहुत सारे विनर है, क्विज प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। दृष्टि जैन, दृष्टि जैन जी के लिए बहुत बहुत सारे बच्चों को, हम लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, तुमने लोगों ने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है, बहुत अच्छा स्लोगन्स लिखा सबने, आगे भी इसी तरह से करते रहना। और सारे मंच जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी सारे काम बहुत संचालन तरीके से हो रहा है, सुशीला जी सारा बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए मैं अपना खत्म करती हूँ। राधे राधे। सुशीला आंटी, हेलो, मधुलिका जी। हाँ रूपल। हाँ